लास्ट क्लास हम लोग ने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सम नंबर 4 के साथ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 4। लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹5 लाख। मतलब ये जो 5 लाख है ना, इसको मार्किंग करके लिख लो अपना अपना क्वेश्चन शीट में कि ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। सम नंबर 4, तो सम नंबर 4 में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है हम लोग को क्वेश्चन में। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, 5 लाख रुपया दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। एक बिल्डिंग बनाने में, जैसे हम लोग को पता है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक बिल्डिंग बनाना है, उसमें मटेरियल लगेगा, लाइक ईटा बालू सीमेंट ये सब लगेगा, वेजेस पे करना है हम लोग को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट है 3,000 रुपया ओवरहेड का खर्चा। प्लांट जो इशू किया है ना, अपना शीट में इसको मार्किंग करके लिख लो, ये प्लांट एसेट होता है। प्लांट इशूड मतलब प्लांट सेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मशीन सेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइट पे जहां पे बिल्डिंग बन रहा है वहां पे हम लोग ने मशीन को भेजा है। ठीक है, तो प्लांट इशूड कितना था, 7,000 रुपया। उसको हम देख पा रहे हैं वर्क सर्टिफाइड है, जो कि वैल्यू किया जाता है सेलिंग प्राइस पे, कितना है 3,75,000। वर्क्स अनसर्टिफाइड है, जो कि कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है, 4,000 रुपया है। कैश रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को कितना कैश रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, 3 लाख रुपया। एंड मटेरियल्स इन हैंड का मतलब ये है क्लोजिंग स्टॉक। जो मटेरियल्स इन हैंड दिख रहा है ये क्या है, क्लोजिंग मटेरियल, मतलब मटेरियल्स लाइंग इन द गोडाउन या फिर एट द कॉन्ट्रैक्ट साइट एट द एंड ऑफ द ईयर, 25,000। हम लोग को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, अज्यूमिंग दैट द प्लांट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड एट द रेट 50%। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग दे देंगे, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं दिया है तो हम लोग हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। उसके नीचे लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का हम लोग को लेजर बनाना है, ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 क्या बना रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अगर कॉन्ट्रैक्टर का नाम दिया रहता तो लिख देते, बट नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिख रहे हैं। अब स्टार्ट करेंगे। देखो हम लोग को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 3 पार्ट में बनता है, मतलब 3 टियर लेजर में बनेगा। तो सबसे पहले क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितना भी खर्चा है उसको हम लोग डेबिट साइड में ले लेते हैं। मतलब जैसे लिख देंगे टू मटीरियल्स, तो लिख दो टू मटीरियल्स कितना, 1,50,000, 1,50,000। ये मटेरियल से रिलेटेड खर्चा है, मतलब ईटा बालू सीमेंट ये सब जो लगेगा। उसके बाद टू वेजेस कितना, 1,15,000, 1,15,000। उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 11,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 11,000। उसके बाद लिख देंगे टू ओवरहेड्स, ओवरहेड्स एक्सपेंसेस मतलब अदर एक्सपेंसेस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितना भी खर्चा है उन सबको पहले डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। टू ओवरहेड एक्सपेंसेस 3,000। और ये जो प्लांट इशूड है ना, ये खर्चा नहीं है, ये एक्सपेंस नहीं है, तो एसेट है। तो प्लांट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो हमारा एक्सपेंस है। प्लांट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, प्लांट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो हमारा एक्सपेंस है। तो लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। नाउ चेक करो, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का जो रेट है ना, उसके पास में पर एनम नहीं लिखा, मतलब ये फ्लैट रेट है। ठीक है, तो देखो प्लांट कितना का इशू किए थे, 7,000 का प्लांट था, 7,000 है ना, और उसका 50% डेप्रिसिएशन का रेट है, मतलब डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 3,500।
तो पहले पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितना भी खर्चा है उन सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर हम देख पा रहे हैं वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये सेकंड पार्ट में आता है। कैश रिसीव्ड आएगा नहीं, वो फॉर्मूला में यूज होगा एंड में। और मटेरियल्स इन हैंड जो दिया है ना, वो क्लोजिंग मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक जैसा है, तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बाय मटेरियल्स इन हैंड 25,000। 25,000। तो बस अब क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को हम लोग अब क्लोज करेंगे। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो 1,50,000 और 1,15,000 हो जाएगा, 2,65,000, 2,65,000 और 11,000 हो जाएगा 2,76,000, 2,76,000 और 3 हो जाएगा 2,79,000, 2,79,000 और 3,500 हो जाएगा 2,82,500 इज द टोटल। 2,82,500 टोटल है। उसमें से 25,000 माइनस कर दो, कितना आएगा? 2,57,500 ये आ रहा है हम लोग का बैलेंसिंग फिगर। और इसको हम लोग बोल देंगे बाय बैलेंस सीडी, नीचे डैश दे के लिख देंगे कॉस्ट टिल डेट बैलेंसिंग फिगर। ये हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फर्स्ट पार्ट बन गया। फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है? डेबिट साइड में सारा खर्चा लेना है, जो भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसको क्रेडिट साइड में लिख देना है। और बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट टिल डेट मतलब आज तक कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा हुआ है, टोटल 2,57,500। एक चीज समझो, हमने 1.5 लाख रुपए का मटेरियल खरीदा था, 25,000 का मटेरियल बच गया है, तो मटेरियल कंज्यूम्ड कितना, मटेरियल यूज कितना, 1,25,000 है ना। 1.5 लाख का मटेरियल परचेज तो किए थे, बट 25,000 अभी बचा हुआ जो यूज नहीं हुआ है, तो कितना यूज हो गया, 1,25,000। इसे देखो कॉस्ट टिल डेट निकालते समय हमने इस 25,000 को एक्सपेंस कंसिडर नहीं किया, उसको माइनस कर दिया, क्योंकि हमने मटेरियल का जो खर्चा हो चुका है वो कितना हुआ है, 1,25,000, एक्सपेंस 1,25,000 है। अब क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप में ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, तो इसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी कितना, 2,57,500, 2,57,500, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, इसको लिख देंगे हम लोग बाय वर्क इन प्रोग्रेस। तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आ जाएगा, एक आएगा वर्क्स सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वो एलिमेंट है जिसके बदले कॉन्ट्रैक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये काम सही से हो गया और वो बिकने के लिए रेडी हो गया उतना पोर्शन। तो वर्क सर्टिफाइड कितना दिया हुआ है, 3,75,000, 3,75,000 ये हो जाएगा वर्क्स सर्टिफाइड। उसी के नीचे आ जाएगा वर्क्स अनसर्टिफाइड। वर्क्स अनसर्टिफाइड कितना, 4,000। अब तुम देखो सेकेंड पार्ट को भी हम लोग क्लोज कर देंगे, इतना ही चीज रिकॉर्ड होता है सेकेंड पार्ट में, इतना ही आता है। तो इसको क्लोज करो, इसको बैलेंसिंग करो, तो क्रेडिट साइड इज हैवी, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 3,79,000 में से 2,57,500 को माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 1,21,500। तो इसको लिख देंगे टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। ये हो जाएगा टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर।
नोशनल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो रियल में नहीं हुआ है, क्योंकि देखो रियल में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आधा अधूरा काम कंप्लीट हुआ है, उसका आधा अधूरा प्रॉफिट है, इसलिए ये नोशनल प्रॉफिट है। इसको अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे बाय, इसको मिटा के ऊपर लिख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप को। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अब बनाएंगे थर्ड ईयर। जैसे सेकेंड ईयर का टोटल था 3,79,000 टोटल था सेकेंड ईयर का, तो उस टोटल के नीचे लिखना है, मतलब इस तरीके से 3,79,000 टोटल था, इस टोटल के नीचे लिखना है बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना, 1,21,500। अब क्या करेंगे, ये नोशनल प्रॉफिट को कितना पीएल में डालना और कितना इसका प्रोविजन बनाना है, क्योंकि सारा पैसा तो मिल नहीं रहा है ना। तुम देखो वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया, 3,75,000, मतलब हिसाब से कॉन्ट्रैक्टी को, कॉन्ट्रैक्टर को कितना रुपया दे देना चाहिए था, 3,75,000, बट कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को कितना रुपया दिया है, कॉन्ट्रैक्टर को कितना रुपया मिला है, सिर्फ 3,75,000 तो रिटेन करके रख लिया कौन, 75,000 रुपया कौन रिटेन करके रखा है, कॉन्ट्रैक्टी ने रिटेन करके रखा है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। जब पूरा पैसा नहीं मिल रहा है तो पूरा प्रॉफिट को हम लोग पीएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो कुछ प्रॉफिट को हम लोग प्रोविजन बना देंगे, शायद पैसा मिलेगा या फिर नहीं भी मिलेगा, और कुछ प्रॉफिट को हम लोग जो सर्टेन प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ है, उसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 से 3 लाइन का जगह छोड़ देते हैं, 2 से 3 लाइन का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1 में आ जाओ, लिखो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड, कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड फर्स्ट वर्किंग। तो इसमें लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड, ये हम लोग को हर सम में वर्किंग बना के निकालना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड इज इक्वल्स टू वर्क्स सर्टिफाइड होल डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होल इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क सर्टिफाइड होल डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होल इनटू 100। तो वर्क सर्टिफाइड कितना, वर्क सर्टिफाइड है 3,75,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख, तो 3,75,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 करने पे कितना आ रहा है, चेक करो, 75%। ना ये जो 75% है, ये 75% किसका है, बोलने का मतलब ये है कि जो टोटल काम है उसका 75% सर्टिफाई हो चुका है, वो काम कंप्लीट हो चुका है। और 75% अगर काम कंप्लीट हो चुका है मतलब ये 50% से ज्यादा है लेकिन 90% से कम है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे और प्रॉफिट शो करेंगे कॉस्टिंग पीएल में। हमको यहां से ये पता चल गया कि परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 50% बट लेस देन 90%। तो अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 1 कंप्लीट। वर्किंग नोट 1 का ऑब्जेक्टिव क्या था, हमको ये पता करना था कि परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना,
तो परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकाल ली जो कि 75% आया। अब बनाएंगे वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 1 के नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट 2। तो वर्किंग नोट 2 में लिखो कैलकुलेशन फॉर वर्किंग नोट 2 में लिखो कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट transferred calculation for profit transferred to costing PL। calculation for profit transferred to costing PL to costing PL लिखो since percentage of works certified since percentage of work certified is more than 50% but less than 90%। since percentage of work certified is more than 50% but less than 90%, next line, therefore profit to be recognized in costing PL, profits to be recognized in costing PL is equals to, फॉर्मूला चेक कर लो कौन सा फॉर्मूला है, 2/3 2/3। अगर प्रॉफिट्स अगर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 25% से कम होता है ना तो कॉन्ट्रैक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी प्रॉफिट शो नहीं करता है। अगर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 25% से ज्यादा है लेकिन 50% से कम है या 50% तक है, 25 से ज्यादा है 50 तक है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टर 1/3 प्रॉफिट शो करेगा। और अगर 50 से ज्यादा है लेकिन 90% से कम है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टर 2/3 प्रॉफिट शो करेगा। तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट जो कि हम लोग निकाल लिए थे इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क्स सर्टिफाइड, ये फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2/3 इंटू रुपीज, नोशनल प्रॉफिट था 1,21,500, कैश रिसीव का फिगर है 3 लाख रुपया, कैश रिसीव बाय कॉन्ट्रैक्टर, और वर्क सर्टिफाइड हुआ था 3,75,000। तो फाइनल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 64,800। ठीक है, तो वर्किंग नोट 1 कंप्लीट, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकाले। वर्किंग नोट 2 में हम लोग फाइनल प्रॉफिट निकाल लिए। इतना प्रॉफिट हम लोग पीएल में शो करेंगे, 1,21,500 में से इतना ही प्रॉफिट हम लोग पीएल में डालेंगे जिसका हमको लगता है कि वो सर्टेन है, वो पैसा मिल चुका है। बाद बाकी का हम प्रोविजन बना देंगे, शायद वो पैसा मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। वर्किंग नोट 2 कंप्लीट हो गया, वर्किंग नोट 1 बनाए, वर्किंग नोट 2 बनाए, प्रॉफिट आ गया हम लोग का आंसर। इसको बस पुट कर देते हैं, सम्स खत्म हो जाएगा। तो रिटर्न जाते हैं सम्स में, सम्स में लिखेंगे टू कॉस्टिंग पीएल, नीचे डैश दे के प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख देना वर्किंग नोट 2, कितना आया था 64,800। तो 1,21,500 में 64,800, 64,800 का प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर हो गया। तो बाद बाकी हो जाएगा 2 WIP,
नीचे डैश दे के प्रोविजन बैलेंसिंग फिगर, सम्स कंप्लीट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक बेसिक सा सम था जो तुमको ये बता रहा है कि इस टाइप का सम्स होता है। तो 1,21,500 में से 64,800 को माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 56,700। तो विद दिस ये सम्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सम में आते हैं, सम नंबर 5। सम नंबर 5 में थोड़ा करेक्शन करना है शीट में, सबको याद रखना। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹12 लाख होगा, 12 लाख होगा, वो 21 लाख लिखा हुआ है गलती से, वो 12 लाख होगा। तो ये चीज याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 21 लाख नहीं है, वो 12 लाख है, इसको करेक्शन कर लो, ठीक है। रिलेट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹12 लाख, ब्रैकेट में लिखा है द कॉन्ट्रैक्टी पेइंग, कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है, 90% of the value of work done as certified by the architect and rest on completion of the contract। मतलब कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है, जितना वर्क सर्टिफाइड होता है, जितना भी वर्क सर्टिफाइड होगा उसका 90% का पेमेंट कर देता है कॉन्ट्रैक्टर को, और बाकी 10% का पेमेंट कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तब करेगा। यही बात लिखा हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कैश रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर होगा इट विल बी इक्वल टू 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर जितना वर्क सर्टिफाइड होगा उसका 90% कॉन्ट्रैक्टर को देता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को जितना कैश रिसीव हुआ वो 90% है किसका, वर्क सर्टिफाइड का। तो क्वेश्चन में तुम देखो, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, मटेरियल परचेज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, कुछ मटेरियल हमने अपना स्टोर्स गोडाउन से इशू कर दिया, कुछ मटेरियल हमने बाजार से खरीदा। नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल्स भी दिया है, नॉर्मल लॉस मतलब जिसपे किसी का गलती नहीं था। प्लांट इंस्टॉल्ड एट साइट दिया हुआ है, वेजेस पेड टू वर्कर्स दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ओवरहेड एक्सपेंसेस पेड दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड दिया है मतलब आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग जो है वो पेड के साथ ऐड हो जाता है। और फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल इशूड, ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल्स चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट जिसका कॉस्ट था 9,600 एंड मटेरियल जिसका कॉस्ट था 8,400, ये दोनों चोरी हो गया, प्लांट भी चोरी हो गया और मटेरियल भी चोरी हो गया। फिर लिखा है वर्क सर्टिफाइड का बैलेंस दिया है 9,70,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते सम, हेडिंग दे देते हैं इन द बुक्स ऑफ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नाम नहीं दिया है फिर से, तो हम हेडिंग देते हैं खाली इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। सम नंबर है ये 5। इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, particulars, amount, particulars, अमाउंट। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितना भी खर्चा है, जैसे देखो कुछ मटेरियल हमने अपना स्टोर्स का मतलब होता है गोडाउन से इशू किया था, तो लिखेंगे टू मटेरियल इशूड, टू मटेरियल इशूड 2,85,000, ये वो मटेरियल है जो हमने अपना स्टोर गोडाउन से इशू किया था। फिर टू मटेरियल्स परचेज्ड, मतलब जो मटेरियल हम लोगों ने परचेज किया था, एडिशनल मटेरियल जो बाजार से परचेज किया था वो 91,000। उसके बाद देखो एक नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल दिख रहा है, याद रखेंगे अकाउंटिंग में कभी भी नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड नहीं करते। अब नॉर्मल लॉस होता तो रिकॉर्ड कर देते, बट नॉर्मल लॉस को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। प्लांट इंस्टॉल्ड एट साइट, साइट पे जो प्लांट भेजा गया था उसका दाम कितना था 1,76,000, लेकिन देखो कुछ प्लांट इसमें से 9,000
₹600 का प्लांट जो है वो चोरी हो गया था ना। ये चोरी कब हुआ ये तो हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, हम लोग क्या अज्यूम करके चलेंगे कि 6 महीना बाद चोरी हुआ, अज्यूमिंग द प्लांट हैज बीन स्टोलन आफ्टर 6 months। अगर कोई ये अजम्पशन लेता है कि 6 महीना बाद चोरी हुआ, तो थोड़ा ध्यान देना, 1,76,000 का प्लांट है, ठीक है। इसका पहले दो हिस्सा कर दो, एक हिस्सा हो जाएगा 9,000, कितना है 600, एक हिस्सा हो जाएगा 9,600, तो रिमेनिंग हिस्सा कितना होगा, कैलकुलेटर 1,76,000 माइनस 9,600, 1,66,400। अब बहुत ध्यान से सुनो, इतना तो क्लियर है कि ये 1,66,400 का जो एलिमेंट है, जो फ्रैक्शन ऑफ प्लांट है, इसके ऊपर 12 महीने का डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि पूरा साल यूज हुआ है। लेकिन ये जो 9,600 का प्लांट जो चोरी हो गया, अगर ये डे 1 पे ही चोरी हो जाता साल की शुरुआत में, तो इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता। अगर ये 6 महीना बाद चोरी होता तो इसके ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन होता, और अगर ये साल के एंड में चोरी होता तो इसके ऊपर भी 12 महीने का डेप्रिसिएशन होता। ये बात क्लियर है। तो हम क्या अजम्पशन लेके चलेंगे कि इसके ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, एज्यूमिंग कि ये 6 महीना बाद चोरी हुआ। इसका मतलब इससे हमारा आंसर डिफर कर सकता है, बिल्कुल डिफर कर सकता है, बट हमारा आंसर रॉन्ग नहीं होगा। हम लोग को प्रॉपर अजम्पशन लिखना पड़ेगा, हमने क्या अज्यूम किया है। 3 अजम्पशन हो सकता है, प्लांट हैज बीन स्टोलन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तब इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता। प्लांट हैज बीन स्टोलन एट द मिडिल ऑफ द ईयर, तब इसके ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा। एंड प्लांट हैज बीन स्टोलन एट द एंड ऑफ द ईयर, तब इसके ऊपर 12 महीने का डेप्रिसिएशन होगा। क्लियर। तो हम लोग यहां पे लिख दे रहे हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। तो इसके नीचे थोड़ा कैलकुलेशन दिखा देंगे। ₹1,66,400 के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, चेक करो 10% के हिसाब से। और देखो 10% पर एनम लिखा है, मतलब टाइम फैक्टर रेलिवेंट है। 1,66,400 का जो मशीन था उसके ऊपर 10% के हिसाब से 12 महीने का डेप्रिसिएशन, प्लस जो 9,600 का मशीन था उसके ऊपर 10% के हिसाब से 6 महीना का डेप्रिसिएशन। लास्ट में नोट लिख देंगे हम लोग। ये असम्पशन पे हम लोग सम बना रहे हैं कि ये जो 9,600 का मशीन है ये चोरी कब हुआ, आफ्टर 6 months, 6 महीना बाद। अकॉर्डिंगली चलाओ, कैलकुलेटर चलाओ, कितना आ रहा है, ये आएगा 16,640। ये कितना आ रहा है 480, 16,640 और 480, 16,640 आएगा और ये आएगा 480 आएगा। दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 16,640 और 480 को ऐड करो, 17,120। तो ये हम लोग का डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। ये हो गया टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, देखो वेजेस पेड टू द वर्कर्स। वर्कर्स को हमने वेजेस कितना पे किया था, 4,62,000। तो लिख देंगे टू वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितना भी खर्चा है उन सबको रिकॉर्ड करना है। तो लिख देंगे टू वेजेस 4,62,000। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है उसको हम लोग इनर कॉलम में रखेंगे 53,000, क्योंकि ठीक एक लाइन बाद देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड दिया हुआ है। तो लिख देंगे एड अक्रूड। अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग। ये पेड है 53,000, ये अक्रूड है, तो अक्रूड आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाता है एक्सपेंस के साथ, जैसा हम लोग बचपन में अकाउंटिंग सीखे थे। तो ये कितना हो जाएगा 59,200। इसके अलावा एक ओवरहेड एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लिख देंगे टू ओवरहेड्स एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 39,000। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। इसके अलावा तुम देखो एक
प्लांट तो चोरी हो गया था जिसका हमने एडजस्टमेंट कर दिया डेप्रिसिएशन में, एक मटेरियल भी चोरी हो गया था। तो ये जो मटेरियल चोरी हुआ ये एबनॉर्मल लॉस है कि नॉर्मल लॉस है? एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करते हैं तो यहां लिख देंगे बाय मटेरियल स्टोलन, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है तो इसको रिकॉर्ड कर देंगे। कितने का मटेरियल चोरी हुआ है? 8400 का मटेरियल चोरी हुआ है। बस और कुछ है नहीं। फर्स्ट पार्ट को क्लोज करो, टोटलिंग करके बैलेंसिंग करो, टोटल करो, चलाओ कैलकुलेटर। 2,85,000 प्लस 91,000 प्लस 17,120 प्लस 4,62,000 प्लस 59,200 प्लस 39,000, सबको ऐड करो, कितना आ रहा है? कितना? ये टोटल 9,320, ये हो गया टोटल 9,53,320, माइनस कर दो उसमें से 8,400, 9,44,920। तो जरूरी नहीं है कि सबका आंसर यही आए, मतलब क्योंकि देखो यहां पे हमने अजम्पशन लिया है। अगर हम ये अजम्पशन लेते कि प्लांट डे 1 में ही चोरी हो गया तो इसके ऊपर डेप्शन होता ही नहीं। फिर अगर हम ये अजम्पशन लेते साल का एंड में चोरी हो तो 12 महीने डेप्शन होता, तो ये फिगर भी चेंज होता, फिर ये भी चेंज होता। तो हम लोग को अजम्पशन का प्रॉपर नोट लिखना है, सम्स रॉन्ग नहीं होगा। अब इसके बाद हमको आना है सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट को मिटा के कर रहे हैं। जैसे मान लो ये टोटल है तो इस टोटल को ऊपर हम वापस से लिख दे रहे हैं एक बार, 9,53,320, 9,53,320। अब आ जाते हैं सम्स का सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, नीचे डैश देख के लिखना चाहे तो लिख सकते हो, कॉस्ट टिल डेट कितना आया था? 9,44,920। ये है हम लोग का टू बैलेंस बीडी कॉस्ट टिल डेट। अब इस क्वेश्चन में देखो वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, तो उसको हम लोग लिख देंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क सर्टिफाइड कितना दिया हुआ है? 9,70,000। अब एक चीज नोटिस करना, इस सम्स में वर्क अनसर्टिफाइड दिया है कि नहीं? देखो तो क्वेश्चन में वर्क्स अनसर्टिफाइड दिया है? नहीं दिया है। हम तुमको एक हिंट दे रहे हैं, तुम लोग थोड़ा हिंट को पकड़ो। पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है? 12 लाख। 12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें से 9,70,000 का वर्क सर्टिफाइड हो चुका है। 12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट में 9,70,000 का वर्क सर्टिफाइड हो चुका है, तो कितने का वर्क अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ है? कितने का नहीं हुआ है? 2,30,000। तो उस हिसाब से बताओ वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकलेगा? नहीं समझे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना? 12 लाख। पूरा कॉन्ट्रैक्ट 12 लाख का है, वर्क सर्टिफाइड कितना? 9,70,000। तो वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकलेगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस वर्क सर्टिफाइड। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कल देखो नोट लिखाए थे, ये जनरली दिमाग में आएगा स्टूडेंट का कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट 12 लाख का है, उसमें से वर्क सर्टिफाइड माइनस कर देते हैं तो वर्क अनसर्टिफाइड आ जाएगा। कल एक बात लिखवा दे, देखो वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड इज नॉट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, लिखे थे ना? उन दोनों को जोड़ने पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं आता। इसका मतलब अगर सम्स में वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है तो नहीं है,
वो नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि 12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 9,70,000 सर्टिफाई हो गया तो बाद बाकी अनसर्टिफाइड, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जैसे देखो इस सम में वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया है तो नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, तो इसी को टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा 9,70,000 और 9,70,000 में से 9,44,920 को माइनस कर दो, तो ये हम लोग का हो जाएगा टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर, जो कि आ रहा है 25,080। अब तुम देखो हमारा आंसर बुक के साथ मतलब जो शीट में आंसर है उससे मैच नहीं कर रहा है, क्यों? अगर हम लोग डेप्रिसिएशन 6 महीना नहीं लेके पूरा साल का लेते तो एक बार चेक करो डेप्रिसिएशन आता कितना, 1,76,000 का 10% 17,600 है ना, और एसेट डेप्रिसिएशन कितना आया था 17,120, तो डिफरेंस कितना हो गया, चलाओ कैलकुलेटर, 17,600 माइनस 17,120, 480 का डिफरेंस है ना। और तुम देखो हमारा आंसर में भी 480 का डिफरेंस, 24,600 और 25,080 का, 24,600 बुक का बुक में आंसर दिया है ना नोशनल प्रॉफिट, और यहां कितना आ रहा हम लोग का 25,080, तो 480 का डिफरेंस। मतलब बुक वाले ने क्या किया है, एजम्पशन कैसे लिया है, पूरा साल का, और हम लोग क्या एजम्पशन लिए हैं 6 महीने का। इसका मतलब क्या हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, हम लोग को प्रॉपर नोट लिखना पड़ेगा, आंसर रॉन्ग नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? अब इसको कहां लेके जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में लेके जाएंगे। तो लास्ट स्टेप में हम फिर से ऊपर वालों को मिटा के लिख रहे हैं, जैसे ये टोटल था 9,70,000, तो उसी के नीचे हम लोग लिखेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 9,70,000। अब एक चीज सबको नोटिस करो कि क्या पूरा पैसा मिला, देखो तो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन, जितना वर्क सर्टिफाइड होता है उसका कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है, जितना भी वर्क सर्टिफाइड होता है उसका कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है। अच्छा नोशनल प्रॉफिट कितना था, 25,080, सॉरी हाँ ये करेक्शन कर लेते हैं, ये गलत लिख दिए थे, 25,080 होगा, 90% दे देता है। मतलब क्या पूरा पैसा मिलता है कॉन्ट्रैक्टर को? नहीं। तो क्या वो पूरा प्रॉफिट दिखाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? नहीं, प्रॉफिट का मिलने का, पैसा मिलने का श्योरिटी है नहीं। तो इन दैट केस क्या होगा, 2-3 लाइन का जगह छोड़ देंगे और फिर से वही तरीका, वर्किंग नोट 1 लिखो, कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड, तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड is equals to works certified by contract price whole into 100। तो वर्क सर्टिफाइड कितना, 9,70,000, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन में करेक्शन कर लेना, वो 12 लाख रुपया होगा। तो 9,70,000 डिवाइड बाई 12 लाख इंटू 100 कितना, 80.83%, मतलब लेस देन 90%, मतलब लेस देन 90%, तो 2/3 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अब लिख देंगे वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल।
calculation for profit to be transferred to costing पीएल, मतलब कॉस्टिंग पीएल में हम लोग कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। तो फिर से वो बात लिखना पड़ेगा, लिखो सिंस परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड is more than 50% but less than 90%, more than 50% but less than 90%, therefore profit to be transferred to costing PL प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2/3 वाला लगेगा, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड। क्या डायरेक्टली इस सम में कैश रिसीव का अमाउंट दिया है, चेक करो, क्या इस सम में डायरेक्टली कैश रिसीव्ड का अमाउंट दिया है, नहीं दिया है। तो कैश रिसीव कितना होगा, जितना वर्क सर्टिफाइड है उसका 90% होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, जितना वर्क सर्टिफाइड होगा उसका 90% होगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट आया था हम लोग का 25,080 इंटू कैश रिसीव कर देंगे 9,70,000 वर्क सर्टिफाइड है उसका 90% होल डिवाइड बाय रुपीज 9,70,000। तो देखो फाइनली कितना आ रहा है, तो आंसर आ रहा है 15,048। तो इसको हम लोग मेन सम में पुट कर देंगे। तो मेन सम में आएंगे, लिखेंगे टू कॉस्टिंग पीएल, नीचे डैश दे के प्रॉफिट। हमने तुमको डिफरेंस बता दिया क्यों जो शीट से मैच नहीं कर रहा है, अजम्पशन के कारण। और जानबूझ के ऐसा अजम्पशन लिया गया ताकि तुमको समझ में आए कि दोनों आंसर करेक्ट है। तो 15,048 ये चला जाएगा कॉस्टिंग पीएल में और बाद बाकी हो जाएगा 2 WIP, नीचे डैश दे के प्रोविजन, बैलेंसिंग फिगर कितना 10,032। अभी भी एक लास्ट नोट लिखना बाकी है, हम लोग लिखेंगे नोट नंबर 3, वर्किंग नोट 2 के नीचे लिखेंगे नोट नंबर 3। लिखो नोट नंबर 3, इट इज एज्यूम्ड दैट it is assumed that plant lost at site was after 6 months from the beginning of the year. And hence
and hence 6 months depreciation is charged on the same. Hence 6 months depreciation is charged on the same. सम नंबर 8 में आ जाते हैं, उसको होमवर्क ले लेते हैं। बैनर्जी कंस्ट्रक्शन एक्सेप्टेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 12 लाख रुपया। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12 लाख रुपया। सम नंबर है 8, ये सबको होमवर्क बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12 लाख रुपया है। द कॉन्ट्रैक्टी अग्रीड टू पे 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड बाय द सर्वेयर, मतलब इंजीनियर जितना सर्टिफाई करेगा, कॉन्ट्रैक्टी उसका वर्क सर्टिफाइड का 80% पेमेंट कर देगा। किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंडेड कॉन्ट्रैक्टर रिसीव्ड, मतलब कैश रिसीव्ड दिया हुआ है। कैश रिसीव्ड बाय हुम? कॉन्ट्रैक्टर। कितना रुपया मिला कॉन्ट्रैक्टर को? 6 लाख रुपया मिला। अब सब कोई क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है जितना वर्क सर्टिफाइड होगा उसका कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाएगा? 80%। मतलब ये जो 6 लाख है ये कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 80% है। किसका 80% है? वर्क सर्टिफाइड का। ये है 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो अगर हमको वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़े तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं ना, लिखेंगे हम लोग वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल्स टू 6 लाख रुपया। ये कैश रिसीव्ड है, ये कितना परसेंट के बराबर है? 80% के बराबर है, इसलिए बेस में कितना आ जाएगा? 80। और वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए जो फिगर हमको नहीं पता उसको 100 मान लेते हैं। तो कितना आ रहा है चेक करो, 7,50,000 है ना? चेक कर लो एक बार। 6 लाख डिवाइड बाई 80%, 7,50,000। मतलब इस क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड डायरेक्टली नहीं दिया, तुमको थोड़ा वर्किंग बना के दिखाना पड़ेगा। ये समझ में आया? फिर देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द कंसाइनी एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, मटेरियल इशूड टू द कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख रुपया, लेबर चार्जेस पेड 1,20,000 रुपया, मशीनरी एंड इक्विपमेंट परचेज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, ये तो एसेट है, इसके ऊपर जो डेप्शन होगा वो दिखाएंगे हम लोग। ओवरहेड एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, यही क्या है? वर्क अनसर्टिफाइड। सुपरवाइजर सैलरी भी फर्स्ट पार्ट में दिखा देंगे एक्सपेंस, इंजीनियर्स फीस भी फर्स्ट पार्ट में एक्सपेंस दिखा देंगे, अदर डायरेक्ट चार्जेस भी फर्स्ट पार्ट में एक्सपेंस दिखा देंगे, और मशीनरी एंड इक्विपमेंट को 20% डेप्रिशिएट करना है। 20% पर आनम नहीं लिखा, मतलब सीधा 20%, 1.5 लाख का सीधा 20%, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ बैनर्जी कंस्ट्रक्शन। बन जाएगा ये सम। मशीनरी का कितना महीने का डेप्शन होगा? टाइम फैक्टर रेलिवेंट नहीं है क्योंकि 20% पर एनम नहीं लिखा है। तो ये सब होमवर्क में रहेगा, इसको बना लेना। ठीक है, विद दिस आज का क्लास में हम लोग का 3 सम कंप्लीट हो गया।